हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। प्राचीन इतिहास की श्रृंखला चल रही थी। तो पिछले वीडियो हमने दक्षिण भारत के बारे में, तीन संगम के बारे में। वो तीन संगम जो थे वो दो लोगों ने अलग अलग अध्यक्षता की थी और वो तीनों संगम दो जगह पे अलग अलग टाइम पे हुए थे। ठीक है। और हमने बताया था कि अगस्त ऋषि को दक्षिण भारत का आर्यकरण करने का श्रेय दिया जाता है। साथ में हमने ये भी बताया था कि संगम साहित्य या तमिल साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं अगस्त ऋषि। ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं। आज का वीडियो है 750 से 1200 के मध्य भारत का परिदृश्य कैसा था। एक टॉपिक ये भी है कि 750 से 1200 के मध्य भारतीय परिदृश्य कैसा था। ये आपके मेंस के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बाद बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो आए तो वो आपको नोटिफिकेशन उसका आता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं आज की वीडियो में क्या है। देखिए, बात करते हैं 750 से 1200 के टाइम। तो 750 से जो 1200 का टाइम है वो मध्य में भारतीय परिदृश्य के बारे में बात हो रही है। ठीक। तो ये आपको पता है कि इस टाइम को भारतीय इतिहास का अंधेरा युग कहते हैं या अंधकार युग बोलते हैं। अब वो अंधकार युग क्यों कहते हैं? अंधकार युग इसलिए कहते हैं कि इस समय पूरा जो राज्य था, हमारा भारत था, वो संपूर्ण राष्ट्र छोटे छोटे प्रांतों में बंटा हुआ था। साथ में यहाँ पे क्या होते थे, आपस में सब लोग युद्ध में व्यस्त थे। ये चीज़ क्लियर हुई कि अंधेरा युग इसलिए था क्योंकि इस समय छोटे छोटे प्रांतों में देश बंट चुका था और लोग आपस में ही युद्ध कर रहे थे। ठीक, ये चीज़ क्लियर हुई। दूसरी चीज़ है कि ये तो अंधेरा युग था, लेकिन अंधेरा युग होने के बाद साहित्य और भाषा के क्षेत्र में नई समृद्ध सांस्कृतिक उपलब्धियों का केंद्र बना क्या? भारत। भारत जो है, ये सब तो अंधेरा युग ठीक था, लेकिन फिर भी कला साहित्य और भाषा के क्षेत्र में नई समृद्ध सांस्कृतिक उपलब्धियों का केंद्र बन गया था। ठीक है। वो भी कैसे कि मंदिर स्थापत्य कला का उदाहरण ही ले लेते हैं हम। जैसे इसी टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि नागर, द्रविड़ और बेसर शैलियों का उद्भव होता है। ठीक है, उसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो इस काल को और क्या बोलते हैं भाई? इस काल को बोलते हैं भारतीय इतिहास का सबसे प्रभावशाली काल। भारतीय इतिहास का सबसे प्रभावशाली काल बोलते हैं इस टाइम पीरियड को, 750 से 1200 के टाइम पीरियड को। तो बात करते हैं इस समय राजनीतिक गतिविधियां कैसी रही होंगी। तो भाई राजनीतिक गतिविधियां जो थी वो दो पार्ट में बटी हुई थी। एक तो था 750 से 1000 BC, 1000 AD BC नहीं, और दूसरी, ठीक है। अब ये चीजें हैं, दो चरण हैं, तो दोनों चरण में कुछ ऐसे नहीं इनको बांट दिया गया। अब इनमें देखते हैं क्या ऐसा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पहला काल, देखते हैं 750 से 1000 के बीच वाला काल कैसा रहा भाई। इस समय तीन प्रमुख राजनीतिक शक्तियों का उदय होता है। ये तीन प्रमुख राजनीतिक शक्तियों का उदय कब हो रहा? 750 से 1000 के बीच में। और ये कौन है? उत्तर भारत में है प्रतिहार, पूर्वी भारत में है पाल, और दक्षिण भारत में है कौन? राष्ट्रकूट, जिसके संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इनकी राजधानी क्या थी? मान्यखेट या मालखेट, जो कि सोलापुर के आसपास में है। हमने बताया था कि इनकी ये मूल निवासी जो थे वो विदर्भ क्षेत्र के थे। ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो में बताया है, इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया है, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखें। तो चलिए देखिए, तो तीन शक्तियों का उदय होता है, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये तीनों शक्तियां मिल के क्या करती हैं? इन तीनों शक्तियों ने मिलकर त्रिकोणीय संघर्ष को जन्म दिया है। इसलिए इन तीनों को भी पढ़ना जरूरी है। हमने पहले भी बता रखा है इसके बारे में पिछली वीडियो में, तो वह उसको आप जब तक नहीं देखेंगे तब तक यहाँ आप सही से उसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक। तो भाई इसमें जो त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिकोणीय संघर्ष हुआ है वो गंगा क्षेत्र पर प्रभुत्व को लेकर हुआ था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, गंगा क्षेत्र पर प्रभुत्व को लेकर हुआ या फिर कन्नौज को लेकर हुआ था। ठीक है।
चलिए अब देखते हैं 1000 से 1200 के बीच में क्या हुआ भाई। 1000-1200 के बीच में अगर हम देखें तो छोटी छोटी सत्ताओं का उदय हो रहा है, जैसा कि प्रतिहार का विघटन हुआ, इसके बाद राजपूत वंश आए सब। प्रतिहार का विघटन हो रहा है, हो गया, और इसके बाद इसके साथ में कौन आए, राजपूत वंश। उसमें कौन रहे, चौहान, चंदेल और परमार। तो चौहान, चंदेल, परमार के आने का मतलब क्या रहा कि चौहान, चंदेल और परमार ने मिलके गोरी और गजनवी के आक्रमण से भारत की रक्षा की है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि किसने, चौहान, चंदेल और परमार ने गोरी और गजनवी के आक्रमण से भारत की रक्षा की थी, वो भी 1000 से 1200 के समय में। ठीक है, आइए देखते हैं गुर्जर प्रतिहार काल, वही प्रतिहार वंश। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में हमने क्या बताया था अभी, हमने बताया था कि ये उत्तर भारत में रहे हैं, उत्तर भारत में रहे हैं। तो भाई अब इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, और आपको ज़्यादा देखना तो आप पिछली वीडियो में देखेंगे इनके बारे में। ठीक, तो इसके संस्थापक जो रहे वो रहे नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम इसके संस्थापक हैं। क्षेत्र इनका रहा है मालवा, और उत्तराधिकारी रहे एक वत्सराज। वत्सराज कौन थे, ये साम्राज्यवादी नीति के प्रतिपालक रहे हैं। ठीक, तो वत्सराज ने क्या किया, साम्राज्यवादी नीति को अपना बढ़ाया, और साम्राज्य को अपना बढ़ाते बढ़ाते ये क्या किए, उत्तर की ओर रुख कर दिए। और जब ये उत्तर की ओर बढ़ने लगते हैं तो यहाँ से त्रिकोणीय संघर्ष की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, वत्सराज ने क्या किया कि साम्राज्य का विस्तार करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। फिर इसके बाद मतलब इन्होंने विस्तार नीति अपनाई, उसके चलते क्या हुआ, पूर्वी भारत में कौन थे, धर्मपाल, जो कि पाल वंश के शासक, पाल वंश के संस्थापक रहे, गोपाल के पुत्र हैं। और दक्षिण में रहे, दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट सम्राट। इन तीनों के मध्य जो है संघर्ष शुरू होता है, यहीं से शुरुआत होती है त्रिकोणीय संघर्ष की, त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, अब गुर्जर प्रतिहार में एक शासक रहे, महान शासक जिनको बोलते हैं, उनको बोलते हैं, नाम है उनका मिहिर भोज। तो मिहिर भोज के बारे में सुलेमान है, एक अरबी विद्वान है, अरब के विद्वान है सुलेमान। इन्होंने क्या बताया है, प्रशंसा की है इनकी, किसकी, मिहिर भोज की, कि भाई इन्होंने अपने राज्य को या अपने साम्राज्य को लुटेरों से सुरक्षित रखा था। ठीक है, तो बात क्लियर हुई कि सुलेमान जो थे अरबी विद्वान जो थे, उन्होंने क्या बताया, इनकी प्रशंसा में कहा कि इन्होंने अपने साम्राज्य को लुटेरों से सुरक्षित रखा था। ठीक, अगला वंश है पाल वंश। पाल वंश के बारे में क्या भाई, पाल वंश के संस्थापक रहे गोपाल, गोपाल के पुत्र रहे धर्मपाल, धर्मपाल के पुत्र रहे देवपाल। ध्यान रखना है, तो धर्मपाल और देवपाल के समय में ही पाल वंश की प्रतिष्ठा और शक्ति को 4 चांद लग गए थे। धर्मपाल जो थे गोपाल के पुत्र, और धर्मपाल के पुत्र रहे देवपाल, इन दोनों के समय में क्या हुआ, पाल वंश की प्रतिष्ठा और शक्ति को 4 चांद लग गए थे। ठीक है, अब ये बौद्ध धर्मानुयायी थे, ध्यान रखना है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि इन लोगों ने धर्म का विस्तार करने के लिए पूर्वी भारत में विहारों और मंदिरों का बड़ी संख्या में निर्माण करवाया था। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट आ सकता है, स्टेटमेंट अगर आ जाए कि बौद्ध धर्म का विस्तार करने के लिए पाल शासकों ने पूर्वी भारत में विहार और मंदिरों का बड़ी संख्या में निर्माण करवाया, बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट हो जाए कि ये लोग बौद्ध धर्मानुयायी थे, तो ये भी बात सही है। तीसरी हो जाए कि गोपाल और धर्मपाल के समय में पाल वंश की प्रतिष्ठा और शक्ति को 4 चांद लगे, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि गोपाल नहीं, धर्मपाल और देवपाल के समय में ऐसा हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एक विश्वविद्यालय है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, संस्थापक रहे हैं धर्मपाल। कौन धर्मपाल, यही, इन्हीं के समय से त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू होता है। ठीक है, तो इस समय विक्रमशिला विश्वविद्यालय में क्या हुआ, कई संस्कृत ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो संस्थापक कौन है, धर्मपाल। चलिए आगे देखते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। इसमें हम थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, बाकी आप पिछली वीडियो अगर देखेंगे तो आपको पूरी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, अब देखते हैं राष्ट्रकूट शासक। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हमने बताया था दंतदुर्ग हैं, सोलापुर के पास में मालखेड़ या मान्यखेड़ इनकी राजधानी रही है। ध्रुव थे, ध्रुव एक शासक है राष्ट्रकूट वंश के। इनके समय में क्या हुआ, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए
अच्छा नहीं, ध्रुव के शासनकाल में हाँ कन्नौज पर अधिकार करने के लिए उत्तर की ओर रुख किया गया और इसी समय त्रिकोणीय संघर्ष का जन्म होता है। ठीक है, तो जन्म किसने दिया है? ध्रुव ने जन्म दिया है। ठीक है, ध्यान रखना है। प्रमुख शासक इनके हैं एक कृष्ण प्रथम, और कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि कैसा है? एक ही पत्थर से बना हुआ है। ये एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया, जो कि एक ही पत्थर से बना हुआ है और ये भगवान शिव को समर्पित है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। इनके संबंध जो थे अरब व्यापारियों से बड़े अच्छे थे। तो अरब व्यापारियों से अच्छे क्यों थे भाई? उदारवादी थे? नहीं, उदारवादी नहीं थे। ये लोग अरब व्यापारियों से क्या करते थे? अधिक मुनाफा कमाने के लिए उनको कुछ छूट दे रखे थे। जैसे क्या कि मस्जिद बना सकते हैं, आप अपने धर्म का अनुसरण कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें इन लोगों ने बोल रखी थी आपको। मतलब अरब व्यापारियों को बोल रखी थी कि आप ऐसा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें इनकी उदारता नहीं, इनका सिर्फ ये झलकता है कि ये अपने आर्थिक फायदे के लिए ये सब कर रहे थे। ठीक, सबसे बड़ी बात आपको क्लियर हुई कि आ सकता है पेपर में कि ये अरबों के साथ अरब व्यापारियों के साथ इनके संबंध बड़े अच्छे रहे हैं। तो इसके बारे में बताना है। अब क्या बताना? इन्होंने मस्जिद निर्माण करने का बोल दिया, ठीक है। दूसरा है कि अपने धर्म का अनुसरण करने की छूट दे दी, ठीक है। तीसरा इन्होंने बोल दिया कि ये लोग उदारता के चरम पर थे या उदारता का भाव रखते थे। तो ये नहीं है, हो सकता है कि वो रखते हों, लेकिन ये इसमें मेन फैक्ट ये था कि इनको आर्थिक लाभ चाहिए होता था, इसलिए ये अरब व्यापारियों के साथ अपने संबंध अच्छे बना के रखे थे। ठीक, चलिए शासन की प्रवृत्ति कैसी रही ये भी देख लेते हैं क्या है। तो शासन की जो प्रवृत्ति रही वो विकेंद्रीकृत राजनीतिक पद्धति वाली रही है। विकेंद्रीकृत आज के समय में भी विद्यमान है, ठीक है। तो विकेंद्रीकृत कैसे? राजा तो सर्वोच्च था ही इसमें, लेकिन इन शासन में जागीरदार और सामंत भी सहयोग करते रहते थे। ठीक है, मतलब क्या होता था इसका, आप देखते हैं। मतलब ये था कि पराजित शासक जो होता था वो विजयी शासक की क्या करता था? अधीनता को स्वीकार कर लेता था, साथ में नकद या अन्य प्रकार से शुल्क देता था, आवश्यकता के समय सैन्य सहायता भी प्रदान करता था। इन्हीं शर्तों के साथ पराजित राजा को उनके राज्य वापस कर दिए जाते थे। ठीक है, तो वो एक प्रकार से इनके सामंत बन जाते थे। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। और इसी समय क्या होता है कि ब्राह्मणों को भूखंड दान करने की प्रथा का प्रचलन हुआ है। ब्राह्मणों को भूखंड दान करने की प्रथा का प्रचलन कब होता है? राष्ट्रकूट वंश के टाइम से। तो इसमें शुरुआत जो होती है वो होती सातवाहन से। सातवाहन से शुरुआत मानी जाती, लेकिन जो गुप्त सम्राट होते, गुप्त वंश वाले लोग, इनके बाद यह चीज़ पूरे भारत में फैल गई कि भूदान देना है, मंदिर दान देना है, ये करना, ब्राह्मण को दान करना है। तो ये सब चीज़ें गुप्त साम्राज्य के बाद पूरी तरह से चालू हो गई, पूरे भारत चल लग गई। और आपको हमने बताया था शुरू में जब गुप्त साम्राज्य पढ़ाए थे कि सामंती व्यवस्था के प्रतिपालक जो पालन करता रहे वो गुप्त सम्राट, गुप्त लोग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने भी जमीन दान दी, तो इनके बाद ज़मीनें जब लोगों के पास आने लग गई तो क्या हुआ? वो सामंत बने, जमींदार बन गए। ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए, ग्राम सभाओं का भी प्रभुत्व होता था इसमें, ये खास करके चोल काल में। चोल काल जब होता था, ये भी 750 से 1200 के बीच का काल है। तो चोल काल में जो ग्राम सभाओं का प्रभुत्व था वो कैसे था? एक तो थी सभा और दूसरी थी उर्व। ये दोनों सभाएं थी, ग्राम सभाएं थी। क्या थी? ये दोनों ग्राम सभाएं थी। अब इनके बारे में क्या था कि जो सभा होती थी वो कैसी थी? ब्राह्मणों द्वारा वंशानुगत रूप से शासित होती थी। ध्यान रखना है, क्योंकि ये परीक्षा में इस तरीके से आ सकता है कि जो सभा थी वो ब्राह्मणों के द्वारा वंशानुगत रूप से शासित होती थी। दूसरा था उर्व। उर्व क्या थी? गैर ब्राह्मण प्रभुत्व वाली समितियां होती थी। ठीक है, अब इससे क्या पता चलता है? ग्राम सभा का प्रभुत्व जो था उसमें उससे क्या पता चलता है? उससे ये पता चलता है कि चोलकालीन जो केंद्रीय सत्ता थी और स्थानीय स्वशासन था, इनके बीच में बेहतर संबंध थे।
ठीक है, इस चीज़ का पता चलता है इस चीज़ से। ठीक है, अब देखते हैं सामाजिक आर्थिक परिवर्तन भी हुए हैं। क्या हुए भाई? तो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के बारे में क्या है कि जातियों की संख्या में अब वृद्धि हो रही है। अच्छा, आपने अगर एनसीईआरटी आप लोगों ने पढ़ी है तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 6th या 7th वाली किताब का पहला चैप्टर जो है वो इसी से रिलेटेड है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि हम बता क्या रहे हैं और आप सुन क्या रहे हैं। ठीक है ना? तो ये इस समय सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए हैं, इनमें जातियों की संख्या में वृद्धि होने लग गई। वो कैसे हो रही है अब देखें। ब्राह्मणों में नए समूहों का समावेश हो रहा है इसी समय, क्योंकि जमीनें भूदान उदान सब बहुत चल रहा है ना, तो ब्राह्मणों में नए समूहों का समावेश हो रहा है। दूसरी, भूदान की परंपरा ने क्या किया, विभिन्न आंतरिक प्रांतों में ब्राह्मणों के स्थान परिवर्तन और प्रवास को जन्म दिया। भूदान की परंपरा ने ही ये सब काम किया कि ब्राह्मणों को अपने ही प्रांतों में एक दूसरी जगह पर विस्थापित होना और उनका प्रवास होना, ये सब क्या भूदान परंपरा ने ही जन्म दिया है। ठीक, दूसरी चीज़ थी कि यही भूदान व्यवस्था जो थी इसने ही कायस्थों की संख्या में भी वृद्धि कर दी। क्यों भाई? लोगों के पास ज़मीनें आ रही हैं तो उससे टैक्स भी वसूलना है, कितनी ज़मीन है वो देखना है, कितना उत्पादन हुआ वो देखना है, कितना घाटा हुआ वो देखना, कहाँ सूखा पड़ा है, कहाँ अकाल पड़ रहा, कहाँ बारिश हो रही है, कौन न कर दे रहा कौन नहीं दे रहा है, ज़मीन किसकी कहाँ कितनी जा रही है, ये सबका लेखा जोखा भी करना पड़ता था। अब जब ये सबका लेखा जोखा करना पड़ेगा तो उसके लिए कायस्थों की संख्या में वृद्धि हुई। ठीक है, उसके अलावा क्या, नए राजपूत वर्ग वही चौहान, चंदेल और परमार 3 लोगों का जन्म होता है अब इसी समय में। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक रूप से प्रथम चरण जो था वो पतन का काल माना जाता है। पहला चरण कौन सा है भाई? पहला चरण है 750 से 1000 का टाइम। तो ये जो आपका समय है 750 से 1000 वाला समय, ये क्या है, आर्थिक रूप से पतन का काल माना जाता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं आगे क्या है भाई। आगे है वस्तु विनिमय की प्रवृत्ति में वृद्धि होने लग गई है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अब जमींदार बढ़ रहे हैं, सामंत बढ़ रहे हैं, तो सबके पास पैसा आ रहा है। जो कायस्थों की वृद्धि संख्या में वृद्धि हो रही है उनको भी पैसा मिल रहा है, उनके पास भी पैसा आ रहा है, तो क्या होगा, अब सबकी आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी धीरे धीरे। जब पैसा आएगा तो आवश्यकता भी बढ़ेगी, आवश्यकता बढ़ेगी तो उनके विनिमय की जो प्रवृत्ति होगी उसमें वृद्धि होने लग जाएगी, ऑटोमेटिक होगा। तो भैया इसमें सांस्कृतिक विकास हुआ है। अब कैसे सांस्कृतिक विकास हुआ देखिए, तो राजनीतिक सांस्कृतिक क्षेत्रों का उदय हुआ इस समय, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज के समय में जो कला, साहित्य, भाषा को हम देखते हैं इनकी नींव इसी समय में पड़ी थी। आज के समय की जो कला, साहित्य, भाषा को हम देख रहे हैं ये इसकी नींव जो है इसी समय में पड़ गई थी। इसका मतलब था कि संस्कृत का अब एकाधिकार समाप्त हो गया। भाई 750 से 1200 के बीच में क्या हो रहा है कि संस्कृत का एकाधिकार अब समाप्त हुआ, लेकिन फिर भी भूलना नहीं है कि संस्कृत जो थी, संस्कृत की महत्ता जो थी वो विद्वानों में ज्ञान की भाषा के रूप में बनी रही, अभी भी बनी हुई है। ठीक है ना? अब इस काल की कुछ प्रमुख रचनाएं रही हैं, इनके बारे में थोड़ा देख लें। क्या है भाई? एक तो है कथा सरित सागर, रचयिता कौन है? सोमदेव का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो कथा सरित सागर के रचयिता हैं सोमदेव। ठीक है, राज तरंगिणी के बारे में पता है, कश्मीर का इतिहास, गीत गोविंद जयदेव हैं। ठीक है, मंदिर स्थापत्य कला का उद्भव हमने आपको बताया था। तो इसमें क्या है देखिए, इसमें 3 शैलियों का उदय होता है, नागर, द्रविड़ और वेसर। तो नागर क्या है? नागर की विशेषता है विशाल मीनारें होती हैं, ये उत्तर भारत में प्रचलित है। ठीक, दक्षिण में ये द्रविड़ जो है इसमें गर्भगृह है, विमान है, मंडप है और गोपुरम। गोपुरम क्या है? प्रवेश द्वार बहुत बड़ा था। इसके बारे में पढ़ना, पिछला वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा अच्छे से कि गोपुरम क्या है, गर्भगृह क्या है, विमान क्या है और मंडप क्या है। ठीक है, चलिए तीसरा है बेसर शैली। बेसर शैली का खास करके विकास तब होता है जब चालुक्य शासक आते हैं, और चालुक्य शासकों के समय में बेसर शैली का विकास हुआ, इसलिए इसको चालुक्य शैली भी कहा जाता है। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में बताया भी है कि चालुक्य शैली, राजसिंह शैली। तो राजसिंह शैली हो या फिर चालुक्य शैली,
दोनों कौन है? ये बेसर शैली के नाम है, उपनाम है, ठीक है। क्योंकि चालुक्य के समय पे हुआ तो चालुक्य शैली हुई, राज सिंह के टाइम पे हुआ तो राज सिंह शैली हो गई, ठीक है ना, इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, साहित्यकार और साहित्य है। अब इसके बारे में भी प्रश्न आता है, पूछा जाता है प्रश्न। कैसे पूछा जाता है कि भाई हेराडोटस के बारे में बताइए, हेराडोटस के बारे में कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही है। तो स्टेटमेंट दे दिया जाए, यूनानी लेखक थे, सही बात है। इतिहास के पिता कहे जाते हैं, बात सही है। पुस्तक का नाम इनके हिस्टोरिका रहा है, सही बात। चौथा स्टेटमेंट हो जाए कि हेराडोटस ने भारत और फारस की जगह हम चीन को रख दें, अगर मान लो कि चीन के संबंधों का विवरण देता है, तो बिल्कुल गलत है वो। चौथा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। क्यों? ये भारत और फारस के संबंधों का विवरण देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि यूनानी लेखक हैं, इतिहास के पिता भी हैं, नाम है किताब का हिस्टोरिका, और भारत फारस संबंधों का विवरण देते हैं, ठीक है। ये चारों चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। इस तरीके से प्रश्न में आ सकता है, या हो सकता है सीधा पूछ ले हिस्टोरिका के लेखक कौन है, ये सब भी पूछ सकते हैं। चलिए, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन भाई? विशाख दत्त हैं, ठीक है। अब देखिए, मुद्रा राक्षस हमने चंद्रगुप्त, जब मौर्य साम्राज्य हम पढ़ाए थे उस समय भी हमने इस किताब के बारे में बताया था। तो इस किताब के बारे में वहाँ पे हमने बहुत विस्तृत रूप से बताया, तो वो वीडियो आप देखें तो वहाँ से आपको सारी चीज़ समझ में आएगी और जानकारी भी आपको मिलेगी, ठीक है। पॉइंट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे वहाँ से। तो देखते हैं, तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश डाला था। चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने वृषण या कुल तथा कुलहीन कहा। किसने? मुद्रा राक्षस में विशाखदत्त ने कहा है कि ये वृषण थे और कुलहीन थे, ठीक। और अब एक चीज ये है कि मुद्रा राक्षस पर टीका किसने लिखा है? स्टेटमेंट के रूप में आ जाए कि धुंडराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखा था, ठीक है। तो ये बात सही हो जाएगी। लेकिन अगर वहीं पे इसके लेखक विशाख दत्त थे, विशाख दत्त की तरह किसी जगह किसी कल्हड़ का या बिल्हड़ का या सोमदेव किसी का नाम आ जाए फिर, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आ जाए कि विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस पर किसने? धुंडीराज ने। नाम है इनका धुंडीराज, कोई और नाम मत सोच लेना, इनका नाम है धुंडीराज। तो धुंडीराज ने टीका लिखा था किस पे? मुद्रा राक्षस पर, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं कौन है भाई। वराहमिहिर हैं, इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी हो जाए कि खगोल शास्त्री से गुप्त काल के बारे में हमने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में जब बता रहे थे तो आपको इनके बारे में हम अच्छे से बताए थे, तो वो वीडियो आपको जरूर देखना है, तभी आप यहाँ समझ पाएंगे कुछ, ठीक है। तो वराहमिहिर खगोल शास्त्री हैं, गुप्त युगीन लेखक हैं। इन्होंने बृहद जातक, पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता 3 किताबें लिखी थी। हमने इसके बारे में भी बता रखा है, इसके बारे में पंच सिद्धांतिका के बारे में हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है, वहाँ पे आप उसको देखिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा पंच सिद्धांतिका क्या थी, ठीक है। अच्छा, पंच सिद्धांतिका के बारे में एक चीज़ और कहा जाता है कि यह यूनानी ज्योतिष विद्या पर आधारित है। ये प्रश्न आ चुका है पहले, ये भी ध्यान रखना आपको कि पंच सिद्धांतिका यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित थी, ठीक है। चलिए अब आगे हैं ब्रह्मगुप्त कौन है भाई? प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं ये, इन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत लिखा था, ठीक है। अब ब्रह्मस्फुट सिद्धांत किसने लिखा है? तो ब्रह्मगुप्त ने लिखा। ब्रह्मगुप्त कौन है? गणितज्ञ हैं, और गणितज्ञ जो हैं इन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत जो लिखा था उसमें इन्होंने क्षेत्र व्यवहार, वृत्त क्षेत्र, चक्रीय चतुर्भुज आदि का वर्णन इन्होंने किया है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आर्यभट्ट के बारे में देखते हैं क्या है। आर्यभट्ट जो हैं वो आपके 4वीं और 5वीं शताब्दी में रहे हैं, ठीक है। आर्यभट्ट जो थे 4वीं 5वीं शताब्दी में रहे हैं। ये प्रसिद्ध गणितज्ञ भी हैं और खगोल शास्त्री भी हैं। ये प्रश्न आ चुका है पहले, तो ध्यान रखना है इस बात का, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री दोनों हैं ये। साथ में पुस्तक का नाम है आर्यभट्टियम। इन्होंने एक चीज़ बताई थी, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कैसे होता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में बताया, साथ में ये भी इन्होंने बताया कि पृथ्वी की परिधि क्या है।
तो इन्होंने पृथ्वी की परिधि का पता लगाया, साथ में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में भी बताया था। ठीक है। आर्यभट्ट को त्रिकोणमिति का जन्मदाता कहा जाता है। साथ में दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी किसने? आर्यभट्ट ने। तो आर्यभट्ट ने त्रिकोणमिति का जन्मदाता भी हैं और दशमलव स्थानिक मान की खोज भी की थी इन्होंने। ठीक है। चलिए आगे देखते कौन है? कालिदास। इनके बारे में भी हम पिछले वीडियो में बताए हैं। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी रहे हैं। किताबें क्या है भाई? मालविकाग्निमित्रम। ठीक है। मालविका और अग्निमित्र की कहानी है इसमें। साथ में ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम। इनके सब्जेक्ट के बारे में आपको देखना है तो आपको पिछली वीडियो देखनी होगी और वहीं पे आपको पता चलेगा कि क्या है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। मालविकाग्निमित्रम एक किताब है, इन्हीं की है, कालिदास जी की। ये 5 अंकों का नाटक है। मालविकाग्निमित्रम जो है 5 अंकों का नाटक है। यह मालविका और अग्निमित्र। अग्निमित्र कौन है? पुष्यमित्र शुंग के पुत्र हैं। ये शुंग वंश के शासक रहे, पुष्यमित्र शुंग संस्थापक रहे। इनके पुत्र का नाम है अग्निमित्र। इन्हीं दोनों की प्रेम गाथा का वर्णन है इसमें, मालविका और अग्निमित्र के बारे में। ठीक है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है भाई? कल्हड़ हैं। और राजा कौन रहे इस समय? राजा रहे जयसिंह। तो जयसिंह वो नहीं, सवाई जयसिंह वो नहीं, ये जयसिंह कोई और है। ठीक है। तो कल्हड़ की किताब है राजतरंगिणी। ये राजा जयसिंह के काल के हैं। ठीक है। नहीं, या फिर हो सकता है कि वही जयसिंह हो, सवाई जयसिंह जो नाम है उनका, हो सकता है, लेकिन हमें नहीं लगता वही है। और इनके विषय जो राजतरंगिणी के विषय क्या था भाई? कश्मीर के हिंदू शासक का इतिहास। तो ये राज जयसिंह जो थे वो कश्मीर के हिंदू शासक थे। ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कश्मीर के हिंदू शासक थे कौन? जयसिंह। उन्हीं का इतिहास वर्णित किया गया है इसमें राजतरंगिणी में। और इसके बारे में इस पे टीका भी लिखा गया है, जिसका जो काम किया है श्रीवर, जो कि इनके शिष्य रहे, और रहे दूसरे जोनराज। इन दोनों ने मिलके इसका आगे विस्तार किया था। ठीक है। वो भी कब? जैनुलाब्दीन के शासनकाल में। और जैनुलाब्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ठीक है। तो कश्मीर का अकबर कहे जाने वाले जैनुलाब्दीन के समय में श्रीवर जो कि कल्हड़ के शिष्य थे और जोनराज, दोनों ने क्या किया? राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया, आगे विस्तार किया। ठीक है। ये बात भी आपको समझ में आई। चलिए अगला देखते हैं क्या है। आगे हैं अश्वघोष। अश्वघोष के बारे में हम पहले ही बताए हैं कि कनिष्क के राज कवि रहे हैं। इनके बारे में मिल्टन हैं, गेटे हैं, कांट हैं, वोल्टेयर हैं, इनसे तुलना की जाती है। मिल्टन, गेटे, कांट और वोल्टेयर से किसकी तुलना की जा रही है? अश्वघोष की, जो कि कनिष्क के दरबारी हैं, राजकवि हैं। इनकी पुस्तक कौन सी रही है? बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण। अब देखिए बुद्धचरित कौन? बुद्ध का चरित्र उन्होंने बताया। आपको याद है कनिष्क के समय में क्या हुआ था? चौथी बौद्ध संगीति हो रही है, हीनयान महायान बंटवारा हुआ। ठीक। तो कनिष्क बौद्ध धर्मानुयायी थे, तो उन्हीं के राजकवि हैं ये अश्वघोष। इन्होंने बुद्धचरित की रचना भी की थी। ठीक है। अब आगे देखते हैं। सौंदरानंद सारिपुत्र प्रकरण 2 और किताबें हैं। इसमें सौंदरानंद के बारे में जानना है थोड़ा सा। क्या जानना है भैया? 18 सर्ग था इसमें। 18 सर्ग था, नहीं है। ठीक है। दूसरा है कि बुद्ध के सौतेले भाई थे सुंदरनंद। बुद्ध के एक सौतेले भाई थे सुंदरनंद के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन मिलता है। तो सुंदरनंद हैं बुद्ध के सौतेले भाई, जिनके बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन किसमें मिलता है? सौंदरानंद में। ठीक है। आगे देखते हैं। अब सम्राट हर्ष भी हैं। हर्ष के बारे में कहा जाता है ये बहुत अच्छे लेखक रहे हैं। ठीक है। तो इन्होंने किताबें बहुत लिखी हैं। किताबें कौन कौन सी लिखी भाई? प्रियदर्शिका, रत्नावली जैसी किताबें इन्होंने लिखी। तो प्रियदर्शिका जो थी वो 4 अंकों का नाटक है। ध्यान रखना, मालविकाग्निमित्रम कितने अंक का है? 5 अंक का। और ये आपका प्रियदर्शिका है 4 अंकों का नाटक। ठीक है। साथ में वत्सराज
उदयन के अनुसार अंतःपुर की प्रलय कथा का वर्णन है। वत्सराज उदयन के अंतःपुर की प्रलय कथा का वर्णन प्रियदर्शिका में दिया गया है। ठीक है, चलिए रत्नावली क्या भाई? रत्नावली जो है ये भी 4 अंकों का नाटक है। हर्ष ने जो किताबें लिखी वो 4 अंकों के ही हैं, ध्यान रखना है। तो 4 अंकों का नाटक रत्नावली भी है। इसमें वत्सराज उदयन है और उनकी रानी है वासव दत्ता। कौन? वत्सराज उदयन और उनकी रानी है वासव दत्ता की एक परिचारिका है, नाम है नागरिका। तो वत्सराज उदयन और उनकी पत्नी वासव दत्ता की परिचारिका रही है नागरिका। इन दोनों के प्रलय कथा का वर्णन मिलता है किसमें? रत्नावली में। तो वत्सराज उदयन और नागरिका के प्रलय कथा का वर्णन मिलता है रत्नावली में। और नागरिका कौन है? वासव दत्ता, जो कि इनकी रानी थी, किसकी? उदयन की। उनकी परिचारिका रही है लड़की नागरिका। ठीक है, चलिए आगे देख लें। आगे थोड़ा सा है बस। आगे है नागानंद। 3 किताबें रही हैं, एक नागानंद भी है। तो नागानंद 5 अंक का है, ये ध्यान रखना है। नागानंद बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है ये नागानंद। ठीक है, अब देखते हैं। जयदेव ने हर्ष को भास, कालिदास, बाणभट्ट, मयूर आदि कवियों की समकक्षता, मतलब इन सबके समान रखते हुए उसे कविता कामिनी का साक्षात हर्ष बताया है। किसने बताया? जयदेव ने। तो जयदेव ने क्या बताया है कि ये भास, कालिदास, बाण और मयूर के समकक्ष हैं। साथ में कहा कविता कामिनी का साक्षात हर्ष है ये। ठीक है, तो किसने? जयदेव ने बताया था हर्ष के बारे में। ठीक, अब आगे की अगली बुक है पंचतंत्र। ये क्या है? सब पहली बात तो कि मूल रूप से ये संस्कृत में लिखी गई है, ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। ये किसी और दूसरी भाषा में नहीं लिखी गई शुरुआत में। तो मूल भाषा इसकी संस्कृत है। लेखक है विष्णु शर्मा। ठीक, अब ये भारत की एकमात्र ऐसी किताब है जिसका सबसे ज़्यादा विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। सबसे ज़्यादा अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है पंचतंत्र। अब देखिए किसमें? 15 भारतीय भाषा, 40 विदेशी भाषाओं में अनुवादित है। मुगल काल में अनुवादित हुई है, नाम है अनवारे सुहैली। और ये जो है फारसी में अनुवादित हुई थी। मुगल काल में फारसी भाषा में इसका अनुवाद हुआ, नाम रखा गया अनवारे सुहैली। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। चलिए अंतिम है, अंतिम नहीं अभी और हैं। भास्कर नाम है इनका, भास्कर सेकंड नाम है और भास्कराचार्य भी नाम है। तो 3 नाम है, भास्कर, भास्कर सेकंड, भास्कराचार्य। तो ये बीजगणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया इन्होंने। किसने? भास्कर ने। भास्कर ने बीजगणित क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। इनकी किताबें कौन कौन सी रही, ध्यान रखना है। तो एक तो है सिद्धांत शिरोमणि। इसमें ये जो सिद्धांत शिरोमणि, इसमें लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणित और गोलाध्याय, ये 4 चीज़ें सिद्धांत शिरोमणि के अंतर्गत आती हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? सिद्धांत शिरोमणि, नाम है भास्कराचार्य। आगे देख लेते हैं। मिताक्षरा एक किताब है। मिताक्षरा के लेखक कौन भाई? विज्ञानेश्वर। इसका पहला अंग्रेजी अनुवाद किया था हेनरी टॉमस कॉलब्रुक ने। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर और इसका पहला अंग्रेजी अनुवाद हेनरी टॉमस कॉलब्रुक ने किया था। यह हिंदू नियमों का उल्लेख किया गया इस किताब में। मिताक्षरा में हिंदू नियमों का उल्लेख हुआ है। पहली बार सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था कि क्या नाम था इनका? हेनरी टॉमस कॉलब्रुक, और लेखक रहे विज्ञानेश्वर। दूसरी किताब है मृच्छकटिकम के लेखक हैं शूद्रक। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक। और इसमें है चारुदत्त। चारुदत्त कौन है? ब्राह्मण सार्थवाह हैं। और दूसरा है अगले कौन है इसमें? उज्जैनी की प्रसिद्ध गणिका की पुत्री हैं वसंत सेना। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बता रखा है, तो उसको अच्छे से देखेंगे तभी आपको यहाँ समझ में आएगा। तो मृच्छकटिकम में ब्राह्मण सार्थवाह चारुदत्त और गणिका की पुत्री जो कि उज्जैनी की रहने वाली थी, नाम था वसंत सेना। इन दोनों को प्रेम अफेयर, प्रेम का क्या है? प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। वो भी आदर्श प्रेम कथा है। अभी आदर्श क्या होता है ये तो नहीं पता हमें। ठीक है, तो आदर्श प्रेम कथा का दोनों के वर्णन किया गया किसमें? मिताक्षरा शूद्रक के मृच्छकटिकम में। ठीक
ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब आगे कल मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।